गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th जो एनसीईआरटी है उसके अनुसार जो फिजिक्स अपनी भौतिक प्रथम है उसको हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल क्लासेस होगी क्लास 12th के लिए, क्योंकि ये एब्सोल्युटली फ्री है। तो आप रेगुलर चैनल को ज्वाइन करके और यहाँ पर सब्सक्राइब करके और लाइक करके कंटिन्यू इन क्लासेस का लुत्फ़ उठा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पूरे कोर्स को कवर कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जो अपना फिजिक्स पार्ट फर्स्ट है, उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट है स्थिर वैद्युतिकी का, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो जो अपना स्थिर वैद्युतिकी का जो फर्स्ट चैप्टर आता है वो आता है अपना विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश के बारे में यहाँ पर जो अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हमको किसको समझना होगा? आवेश को समझना होगा। किसको समझना होगा? आवेश को। तो सबसे पहले हम आवेश तथा उसकी परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, आवेश होता क्या है? आवेश है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में बल अनुभव करता है तथा विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो अर्थात हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं कि अगर कोई भी पदार्थ है उसको अगर हम विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में अगर रखते हैं या विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से अगर उसको गुजारते हैं, तो अगर यदि उसमें एक ऐसा गुण विद्यमान होता है जिसके कारण उसको विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या उसमें से होकर गुजारने पर वो क्या करता है? बल अनुभव करता है, अर्थात अपने मार्ग से क्या होता है? विक्षेपित हो जाता है उस बल के कारण। तो उसका जो पदार्थ का गुण होता है वह क्या कहलाता है? अपना आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। तो अपने दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये आवेश आया कहाँ से, इसकी खोज किसने की? तो यहाँ पर अपनी जो आवेश की जो खोज है वो कब हुई थी? अपनी 600 ईसा पूर्व। कब हुई थी? 600 ईसा पूर्व हुई थी। और इसकी जो खोज का जो श्रेय जाता है वो ग्रीस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? थेल्स। तो थेल्स नामक वैज्ञानिक को इसकी खोज का क्या जाता है? श्रेय जाता है। इन्होंने पाया कि जो ऊन अथवा कोई रेशमी वस्त्र है उसको एक एम्बर नामक जो पदार्थ है उसको अगर यहाँ पर हम रगड़ते हैं, मतलब जैसे ऊन ली और एम्बर लिया, जैसे ये एम्बर का टुकड़ा है और ये ऊन है, तो इसको अब परस्पर इन्होंने रगड़ा तो इन्होंने क्या पाया कि जो ये एम्बर का टुकड़ा होता है इसको जब हल्की वस्तुओं जैसे तिनके हैं, कागज़ के टुकड़े हैं, इनके पास लेकर जाया जाता है तो ये अपनी से हल्की वस्तु यानी बहुत ही हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जैसा हम जनरल लाइफ में देखते भी हैं कि अगर किसी पेन या कंघे को अगर हम बालों से रगड़ते हैं या कपड़े से रगड़ते हैं तो उसको जब किसी हल्की वस्तुओं के बीच में पास लेके जाते हैं, जैसे कागज़ के टुकड़े होते हैं या अदर जो चीज़ें होती है तिनके वगैरह, तो वो अपनी ओर उसकी आकर्षित होने लगते हैं या उसके चिपक जाते हैं। तो ये कारण क्या है यहाँ पर चिपकने का? वो ये कारण है आवेश, क्योंकि रगड़ने से क्या होता है? उस वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर देखना कि जो इलेक्ट्रिसिटी शब्द जो आता है यहाँ पर अपनी जनरल लाइफ में, जो इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द आता है वो इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी किससे बना है? यहाँ पर ग्रीस भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से बना है। और जिसका जो अर्थ होता है वो होता है एम्बर, क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि जो आवेश की खोज की वो किसके कारण की? एम्बर के टुकड़े के द्वारा। थेल्स ने किसको यूज़ किया? एम्बर को। और एम्बर को ही क्या कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसमें? ग्रीस भाषा में। और इसी से इसका नाम क्या निकला है? यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी निकला है। क्या निकला है? इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर आवेश जो होता है उसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है इसमें धनावेश। क्या होता है? धनावेश। और दूसरा प्रकार कौन सा है आवेश का? ऋणावेश। तो यहाँ पर आवेश जो होता है एक तो कौन सा होता है? धनावेश होता है। और एक कौन सा होता है? ऋणावेश। जो वस्तु जिसमें धनावेश और ऋणावेश जो समान मात्रा में होता है या तो उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं? उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन। आगे हम देखेंगे इसको। इसके अलावा आवेश अगर हम अपने पास आता है कि आवेश कोई गुण है और यहाँ पर आवेश गुण है, इसके दो प्रकार के धनावेश और ऋणावेश, तो अपने दिमाग में ये ख्याल भी आता है कि कोई भी वस्तु होती है तो उसमें ये आवेश उत्पन्न कहाँ से होता है या उसमें ये गुण
कैसे आता है, क्योंकि सभी वस्तुओं में तो ये गुण पाया नहीं जाता है, पर जिन वस्तुओं में ये गुण होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है उन वस्तुओं में, उसके बारे में भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर आवेशन के यहाँ पर 3 प्रकार होते हैं जिसके द्वारा हम किसी भी पदार्थ को आवेशित कर सकते हैं। पहला जो प्रकार है वो है अपना घर्षण द्वारा आवेशन, जैसा कि यहाँ पर खोज के समय इन्होंने किया कि 2 वस्तुओं को जब रगड़ा जाता है तो रगड़ने के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वही क्या है, अपना घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। मतलब 2 चीज़ों को जब रगड़ते हैं, दोनों की सतहों के बीच में जो घर्षण होता है, तो इसी घर्षण के कारण जो वस्तुओं का आवेशन होता है वो कहलाता है अपना घर्षण द्वारा आवेशन। तथा सेकेंड टाइप जो है वो है अपना चालन द्वारा आवेशन। चालन का अर्थ होता है कि जब किसी एक आवेशित वस्तु को किसी दूसरी अनावेशित वस्तु के साथ में संपर्क में लाया जाता है तो उसके कारण जो अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है, उसे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन। जैसा कि हम जनरल छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार विद्युत का चालन होता है, इसी तरह ऊष्मा का चालन होता है कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इनका स्थानांतरण होता है। उसी प्रकार आवेश भी क्या होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो सकता है। इसके बाद तीसरा जो प्रकार आता है वो आता है अपना प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन में क्या होता है कि बिना किसी एक वस्तु को बिना किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में लाए अगर उसको आवेशित किया जाता है तो वो आवेशन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, अपनी प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रेरण कहलाती है। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम यहाँ पर घर्षण द्वारा आवेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे चालन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे, और इसके अलावा अगर आप फुल्ली नोट्स चाहते हैं पूरी क्लासेस के तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं वीडियो में के नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो उस पर आप ज्वाइन करके भी यहाँ पर नोट्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम पढ़ेंगे इसमें घर्षण द्वारा आवेशन। तो इसको देखते हैं हम यहाँ पर, घर्षण द्वारा आवेशन। तो ये किस प्रकार होता है इसको हम देखते हैं। घर्षण का मतलब क्या होता है कि घर्षण कब उत्पन्न होता है, जब 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है। मतलब एक वस्तु की सरफेस तथा दूसरी वस्तु की सरफेस को जब संपर्क में लाया जाता है तथा उन दोनों सरफेसों के मध्य आपेक्षिक गति करवाई जाती है, तब उनमें क्या उत्पन्न होता है, घर्षण होता है। तो जब भी 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो रगड़ने में किया गया जो कार्य होता है उसके कारण उनके मध्य क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर घर्षण द्वारा आवेशन भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर जब 2 पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है या रगड़ते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। मतलब दोनों जो पदार्थ है वो क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं उनको रगड़ने पर। तो आवेश उत्पन्न होने या आवेशित होने की जो घटना होती है रगड़ने पर, उसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब 2 वस्तुओं को हम रगड़ते हैं तो एक वस्तु पर तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर धनावेश आ जाता है। कौन सा आवेश आ जाता है, धनावेश आ जाता है। तथा दूसरी वस्तु पर समान परिमाण का, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जब दोनों को वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों पर वस्तुओं में जो आवेश होता है वो भिन्न भिन्न होता है। एक पर धनावेश होता है और एक पर ऋणावेश होता है, परंतु दोनों वस्तुओं पर जो आवेश का जो परिमाण होता है वो सदैव क्या रहता है, समान बना रहता है। तो इसीलिए आवेश का जो परिमाण होता है वो क्या रहता है, यहाँ पर समान होता है। तो यहाँ पर आवेश का जो परिमाण है वो समान होता है और दूसरी वस्तु पर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। पहली पर धनावेश आता है, दूसरी पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ये वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वहाँ पर कौन सा आवेश आएगा, उसमें धनावेश आएगा या ऋणावेश आएगा। उसकी सतह के क्या कार्यफलन होता है, कार्यफलन के ऊपर डिपेंड करता है कि जिन वस्तुओं की सतह का कार्यफलन का मान कम होता है उनसे आसानी से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर आवेशन का कारण। क्या पढ़ते हैं, आवेशन का कारण, कि आवेश उत्पन्न क्यों होता है। रगड़ते हैं हम वस्तुओं को तो रगड़ने से आवेशित कैसे हो जाती है वस्तु, इसका कारण हम यहाँ पर देखते हैं। तो आवेशन का जो कारण है इसमें क्या होता है कि जब 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है
तो इनकी सतहों के मध्य क्या होता है, घर्षण के कारण ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस ऊष्मा ऊर्जा को ये जो परमाणु होते हैं सतह पर, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस ऊष्मा ऊर्जा को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ग्रहण कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब ऊष्मा ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करते हैं तो वो उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजन अगर ज़्यादा होती है ऊष्मा ऊर्जा तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर परमाणुओं से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसने अपने जो परमाणु होते हैं उनसे ये मुक्त हो जाते हैं और मुक्त होकर गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि एक वस्तु से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब दो वस्तुओं को हम रगड़ रहे हैं तो एक वस्तु की सतह से जिसमें से इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है, अर्थात जिनमें परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दूसरी जो वस्तु है उसकी सतह में या क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब आवेश का घनत्व अलग अलग होता है, एक वस्तु उदासीन है, दूसरी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के कारण वहाँ पर आवेश होता है, मुक्त आवेश पाया जाता है, तो आवेश घनत्व में अंतर के कारण इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक सतह से दूसरी सतह में क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि एक सतह क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनों को दे रही है, और एक सतह क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को देती है वो तो कौन सी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। कौन सी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तथा जिस वस्तु में पहुंचने पर, जहाँ पर मतलब जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस वस्तु में क्या होता है, यहाँ पर वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। मतलब जिस वस्तु में ये पहुंचते हैं वह वस्तु क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, अर्थात उस पर कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ध्यान रखना है कि जब वस्तुओं को हमने रगड़ना प्रारंभ किया था तो दोनों वस्तुएं क्या थी, उदासीन थी। क्या थी, उदासीन थे, अर्थात उन पे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज विद्यमान नहीं था। वहाँ पर विद्यमान नहीं होने का मतलब ये नहीं कि उसमें कोई आवेश नहीं था, आवेश था, परंतु वो क्या था, बैलेंस था। मतलब उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का मान क्या था, समान था, इसलिए विद्युत रूप से क्या थी, उदासीन थी। परंतु रगड़ने पर क्या हुआ, इनमें आवेशों में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण यहाँ पर ऋणावेश की कमी हुई, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हुआ, वो तो धनावेशित हो गई, और जिन्होंने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण किया वस्तु ने, वो क्या हो गई, यहाँ पर ऋणावेशित हो गई। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया के अंदर कुल आवेश जो होता है दोनों वस्तुओं का, वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मान लो कि कोई भी वस्तु अगर पहले क्रिया से पहले इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसको बाद में इसको समझते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे घर्षण द्वारा आवेशन है। तो अगर हम किसी एक कांच की छड़ को लेते हैं, कांच की छड़ को एक रेशम के कपड़े से अगर हम रगड़ते हैं तो कांच की जो छड़ होती है वो उस पर तो कौन सा आ जाता है, धनावेश आ जाता है, और कपड़ा क्या हो जाता है, यहाँ पर ऋणावेशित हो जाता है। मतलब यहाँ पर देखा होगा कि जब कांच की छड़ को अगर हम रेशम के कपड़े से रगड़कर अगर हल्के तिनकों के पास में या कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो वो अपनी ओर उन तिनकों को और कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। अब यहाँ पर आवेश संरक्षण को हम देखते हैं कि आवेश संरक्षित किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर देखना स्टूडेंट्स, अगर मान लो कि कोई वस्तु है जो दोनों उदासीन है, वस्तु प्रथम और वस्तु सेकंड, दोनों उदासीन है, तो इस पर तो आवेश शून्य होगा और इस पर भी आवेश क्या होगा, शून्य होगा। जब परस्पर रगड़ा जाएगा इसको तो इन वस्तुओं के कारण ये वापस दोनों ही वस्तुओं कौन सी होगी, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर इन वस्तुओं में क्या होगा, मान लो कि इस पर फर्स्ट जो प्रथम वस्तु है वो धनावेशित हो जाती है, तो इस पर मान लो कि 5Q आवेश या प्लस Q आवेश, इस पर सिंपल ले लेते हैं, आवेश को हम प्लस Q से इसको डिनोट करते हैं। तो मान लो कि इसमें कितना आवेश आ जाता है, Q आवेश आ जाता है प्लस के अंदर, यानी ये धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। इसी प्रकार जो वस्तु है सेकंड वाली वो समान परिमाण में ये भी Q रहेगा, पर ये आवेश कितना होगा, माइनस Q रहेगा। तो जब इनको दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो प्लस Q से माइनस Q क्या होता है, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, अर्थात इनका जो परिणामी आता है वो भी क्या आता है, 0 आता है। तो अर्थात यहाँ पर दोनों वस्तुओं का जो कुल आवेश होता है वो भी क्या रहता है, यहाँ पर शून्य रहता है। यानी आवेशन से पहले और आवेशन के बाद दोनों ही कंडीशन में कुल आवेश क्या रहे, यहाँ पर शून्य रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये था अपना आवेशन का कारण।
किस प्रकार यहाँ पर घर्षण के द्वारा आवेशन होता है। इसके अंदर हम कुछ युग्मों के उदाहरण और देख लेते हैं कि कौन कौन से युग्मों में अगर हम यहाँ पर एक दूसरे को रगड़ते हैं या घर्षण करवाते हैं तो उनमें किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, उन युग्मों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो कुछ युग्म देखते हैं हम। जिन पर धनावेश आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और जिन पर ऋणावेश आएगा रगड़ने के बाद उनको इधर लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जैसे कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा हमने एग्जाम्पल में लिया था, तो हम पहले ले लेते हैं कांच की छड़ और एक क्या ले लेते हैं यहाँ पर बिल्ली की खाल। और एक कौन सा है, बिल्ली की खाल, यानी इसको फर भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। अब यहां पर देखना कांच की छड़ को हमने किससे रगड़ा था, एक तो रेशम के कपड़े से। किससे रगड़ा था स्टूडेंट्स, रेशम के कपड़े से। इसके अलावा बिल्ली की खाल को अगर हम रगड़ते हैं यहां पर प्लास्टिक की छड़ से। प्लास्टिक की छड़ ले लो, प्लास्टिक का कंगा ले लो, ठीक है, ये अन्य। और इसके अलावा जो थर्ड और है इसके अंदर एक है एबोनाइट की छड़। तो अगर हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो यहाँ पर तो क्या आएगा, पॉजिटिव आवेश यानी धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और कपड़े रेशम के कपड़े में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। दोनों में परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा। कांच की छड़ को अगर हम यहाँ पर प्लास्टिक की छड़ को या एबोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली की खाल से हम रगड़ते हैं तो यहाँ पर जो बिल्ली की खाल होगी वो तो पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ पर प्लास्टिक की छड़ और एबोनाइट की छड़ में कौन सा, ऋणात्मक आवेश आता है। अब हम एक और एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं कि ऊन का। ऊन आती है या ऊन का कपड़ा, अगर हम ऊनी कपड़ा ले लेते हैं, ठीक है, इसको अगर हम किससे रगड़ते हैं, एम्बर से। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, एम्बर नामक पदार्थ से। एम्बर से रगड़ लो, प्लास्टिक की छड़ से रगड़ लो, या रबड़ से रगड़ा जाता है। तो यहां पर ऊन पर तो क्या आएगा, यहां पर धनावेश आ जाएगा, और इन तीनों पर क्या आ जाएगा, यहां पर ऋणावेश आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये युग्म है, धनावेशित युग्म और ऋणावेशित युग्म। तो यहाँ पर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ धनात्मक आवेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। उसी प्रकार बिल्ली की खाल को अगर प्लास्टिक की छड़ या एबोनाइट की छड़ से अगर हम रगड़ते हैं तो बिल्ली की खाल पॉजिटिव यानी धनावेशित हो जाती है, जबकि प्लास्टिक की छड़ और एबोनाइट की छड़ क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है। उसी प्रकार अगर ऊन को हम एम्बर, प्लास्टिक की छड़ या रबड़ से रगड़ा जाता है तो ऊन पर धनावेश तथा इन तीनों पर क्या आता है, ऋणावेश आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था अपना घर्षण के द्वारा आवेशन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रेरण के द्वारा आवेशन और चालन के द्वारा आवेशन की जो घटनाएं हैं उनको हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम जो विद्युतदर्शी है उसके बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जो विद्युत स्वर्ण पन्नी का जो प्रयोग है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु के अंदर आवेश की उपस्थिति का जो पता लगाते हैं उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी और इसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आपका सहयोग चाहिए, इसीलिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।